चलिए, सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास की जो थ्योरी पढ़ी यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम के हम एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो है सभी टाइप के होने वाले हैं, यानी असर्शन रीजन, कूड बेस्ड प्रश्न, आपके जो नए पैटर्न पे मैच द फॉलोइंग होते हैं, प्लस कोर जो आप कह सकते हैं कि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और वो एग्जाम में या कभी भी टेस्ट में या किसी क्वेश्चन में आ जाता है, जिसके आने के चांसेस होते हैं 50%, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप जो पहले से जानते हैं यानी आपकी जो पुरानी नॉलेज है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से एक बार सुनते हैं क्या दिया हुआ है। पहला, authentic materials such as restaurant menus or train tickets should be heavily adapted and simplified before being introduced to secondary level English learners। क्या बोला जाता है, जब हम सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है भाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, मतलब 9th 10th, ठीक है, देन सेकेंडरी 9th 10th, हायर सेकेंडरी 11th 12th। ठीक है, चलिए देन आपकी कह सकते हैं रेस्टोरेंट मेन्यूज और ट्रेन टिकट जैसे जो ऑथेंटिक मटेरियल्स है जिनको हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, उनको पहले सिंप्लीफाई करना होता है, मतलब एज इट इज उनको नहीं रख सकते। जब हम जो सेकेंडरी लेवल के इंग्लिश लर्नर को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सही बात है क्या मैम? तो नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑथेंटिक मटेरियल को ऑथेंटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा है वैसे ही उनको पेश किया जाता है पढ़ाई के दौरान। ठीक है, रीजन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल्स इज टू एक्सपोज लर्नर टू लैंग्वेज एग्जैक्टली एज इट इज यूज्ड इन रियल लाइफ अनएडिटेड कंटेक्स्ट। यस, तो जब हम ऑथेंटिक मटेरियल या फिर रियलिया का इस्तेमाल करते हैं तो क्या सीखते हैं हम, लैंग्वेज का पर्पस क्या है भाई, डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करना, चीजों को पढ़ना समझना। तो उन्हीं यूज को ही हम देख कर पढ़ते हैं ताकि हमें लैंग्वेज को और बेटर पढ़ने में हमको मदद मिले। और इसलिए इनको कुछ भी एडिट नहीं किया जाता, डायरेक्टली एज इट इज हमको एक्सपोज किया जाता है, यानी हमको उनको एज इट इज दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आर हमारा सही है मैम, बट ए हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मैच द कैटेगरीज ऑफ विजुअल एड्स विद देयर करेक्ट एग्जांपल्स। चलिए, विजुअल एड है और उसका करेक्टेड एग्जाम्पल है आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्टेड मतलब होता है भाई जो चीज आपको प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गई, कैसे चलती है, एक लाइट का सोर्स होता है वैसे फैल के जाता है और वो किसी एक स्क्रीन या किसी एक वॉल पे बड़ा पिक्चर बनाता है, उसको प्रोजेक्टेड कहते हैं। तो उसका ये वाला फोर देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांसपेरेंसी, ये हो जाएगा। ठीक है, देन थ्री डायमेंशनल एड, थ्री डायमेंशनल एड का क्या मतलब होता है भाई, 3D एड। तो कौन सा आ जाएगा 3D में, 3D में कौन सा आ जाएगा भाई, मॉकअप एंड डिओरामा। ठीक है, तो ये हमारा 3D में आ जाएगा मैम। ठीक है, चलिए फिर डिस्प्ले बोर्ड किस में आ जाएगा, डिस्प्ले बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड आ जाएगा मैम हमारे फ्लैनल बोर्ड में, क्योंकि दोनों बोर्ड के टाइप्स होते हैं। और नॉन प्रोजेक्टेड 2D एड किस में आ जाएगा मैम, फ्लैश कार्ड्स में। ठीक है, तो 4312 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4312, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, एक पीआरटी इंग्लिश टीचर है और पीआरटी इंग्लिश टीचर रियलाइजेस दैट हर स्कूल डज नॉट हैव अ बजट फॉर अ डिजिटल लैंग्वेज लैब और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। से एक स्कूल, पीआरटी टीचर की जो एक टीचर है वो रियलाइज करती है कि उनके स्कूल के पास भाई बजट नहीं है, पैसे नहीं है एक लैंग्वेज लैब बनाने के या एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लेने के, टू टीच वोकेबुलरी रिलेटेड टू डेली कोर्स। डेली कोर्स मतलब हर दिन की आम जिंदगी में जो हम वोकेबुलरी यूज करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए इफेक्टिवली इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर व्हाट इज आवर बेस्ट टीएलएम अल्टरनेटिव। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आने लायक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन है, यानी कोई भी जो आपने पढ़ा एज अ टीचर आपको पूछा जा रहा है आप क्या करते, तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनात्मक, ऐसा नहीं कि रटवा दो, अब नहीं है कुछ हमारे पास तो तुम रटो बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। एक अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कौन सा टीएलएम यूज करेंगे। पहला, फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज प्रिंटेड बाइलिंगुअल डिक्शनरी, कुछ नहीं है तो डिक्शनरी रट लो, तो बिल्कुल नहीं। यूटिलाइजिंग रियलिया बाय ब्रिंगिंग इन अ
broom, duster, plate and having student X at out the course। मतलब कोर्स का मतलब होता है काम, यहाँ पे CHORES, कोर्स का मतलब काम। डेली कोर्स यानी डेली आपके जो काम है उनसे रिलेटेड ना। तो टीचर क्या कर रही है, ब्रूम यानी झाड़ू ले आई, डस्टर ले आई, प्लेट ले आई, और फिर उनको बता रही है कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है। तो ये एक बेस्ट तरीका होगा, है ना, कि हमने रियल लाइफ जिंदगी से भी जोड़ा, बच्चों को बोर भी नहीं लगा, देखेंगे मैम झाड़ू लेके आ रही तो उनको भी मजा आएगा ना। ठीक है। फिर ड्राइंग कॉम्प्लेक्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस, कौन सी क्लास है भाई, PRT। कॉम्प्लेक्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हम इतने बड़े होके नहीं समझ पाए, वो कहाँ समझेंगे। ठीक है। रीडिंग द डिफिनेशंस ऑफ कोर्स लाउडली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, a supplementary reader is designed primarily for intensive reading and detailed grammatical analysis। supplementary reader, ठीक है, supplementary का मतलब होता है पूरक, ठीक है, is designed primarily for intensive reading and detailed grammatical analysis। ठीक है, देखते हैं। The main textbook course book is generally used for extensive reading to promote reading for pleasure। सही बात है क्या मैम, सही बात है क्या। देखिए, आप कभी भी आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी होगी NCERT की, ठीक है, 9th-10th में जनरली हम पढ़ लेते हैं, तो आपको 2 बुक्स दी जाती है, 2 बुक्स आपको दी जाती है। ठीक है। और एक बुक आपको जनरली देखिएगी कि मोटी होती है, थोड़ी ज्यादा चैप्टर्स होते हैं उसमें, और एक बुक में कम चैप्टर्स होते हैं। तो ये जो कम चैप्टर्स वाली बुक होती है, कभी आपने अगर गौर से पढ़ा है इनको, तो आपको लगेगा, आपको समझ आएगा, एहसास होगा कि ये जो कम चैप्टर वाली बुक है ना, इनकी स्टोरीज बहुत मस्त होती थी, बहुत मजा आता था इनको पढ़ने में। और ये जो ज्यादा चैप्टर्स वाली बुक है ना, इनमें क्वेश्चंस बहुत घटिया घटिया रहते थे, ग्रामर सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो। तो जो ये मोटी वाली बुक थी, ये आपकी मेन कोर्स बुक थी, और ये जो छोटी वाली बुक थी, ये आपकी सप्लीमेंट बुक थी। सप्लीमेंट का मतलब है भाई आप मजे के लिए इसको पढ़ो, ठीक है, इसलिए इनमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मजे आने वाली चीजें, और क्वेश्चंस जो है वो भी मजा आने वाला रहता था, कोई रटने का कुछ भी नहीं रहता था। तो यहाँ पे अगर हम बोले सप्लीमेंट्री रीडर प्राइमरली इंटेंसिव रीडिंग और डिटेल ग्रामर के लिए नहीं बना है भाई, ये किसके लिए बना है, ये आपके एक्सटेंसिव यानी प्लेजर के लिए बना है, खुशी देने के लिए, मजा आने के लिए। और मेन टेक्स्ट बुक किसके लिए बना है मैम, इंटेंसिव रीडिंग एंड डिटेल ग्रामर एनालिसिस के लिए। तो डेफिनेशंस यहाँ पर स्वैप हो गए। ठीक है। जैसे आपने फ्लेमिंगो एंड स्नैपशॉट्स पढ़ा होगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना, दोनों में ही हम 2-2 बुक्स पढ़ते हैं, फ्लेमिंगो एंड स्नैपशॉट्स, ऐसा शायद एक बुक रहता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो फ्लेमिंगो मेन कोर्स होती है, स्नैपशॉट्स क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री। तो हर एक क्लास में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आई थिंक ये 9th या 10th में नाम है फ्लेमिंगो एंड स्नैपशॉट्स, या फिर शायद 11th-12th में, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी है, मतलब दोनों के दोनों गलत है, क्योंकि इनके डेफिनेशंस आपस में बदल दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ICT इन इंग्लिश, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या है भाई, टीचिंग एड्स है एक तरीके का इंग्लिश में। व्हाट डज एक्रोनिम कॉल स्टैंड्स फॉर, यानी जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म को एक्रोनिम कहते हैं, कॉल, इसका क्या फुल फॉर्म है। चलिए इजी है, बहुत बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, कम्युनिकेटिव ऑडियो लर्निंग लेबोरेटरी, कॉग्निटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग, या फिर करिकुलम ऑडियो लिंग्विस्टिक लेसन। पढ़ाया है मैंने, 3 शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ाए थे, क्या क्या, कॉल, मॉल, LMS एंड मूव, 4 पढ़ाए। चलिए, तो कॉल क्या होता है भाई, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। मॉल क्या होता है, कंप्यूटर को हटा के मोबाइल कर दो, मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। LMS क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। और मूक क्या होता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मूक। ठीक है, ये हमने पढ़ा मैम। तो कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर या एक मोबाइल होता है मॉल में और कॉल में, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और लैंग्वेज को उनकी मदद से हम सीखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड लीव नो रूम फॉर द टीचर्स इमेजिनेशन।
प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी सिंगल मिनट ऑफ क्लास। चलिए सही बात है क्या? एक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मतलब बहुत अच्छी एक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसमें नो रूम मतलब कोई जगह नहीं है किसके लिए? फॉर टीचर्स इमेजिनेशन, मतलब टीचर की इमेजिनेशन का कोई काम नहीं है। कैसी है भाई? बहुत रिजिड है। स्टेप बाय स्टेप यानी हर एक मिनट में टीचर को क्या करना है वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो ये एक अच्छे बुक की, अच्छे इंग्लिश बुक की खासियत है क्या? दूसरा, द टेक्स्ट बुक इज ओनली अ टूल एंड अ गाइड। फिर से भाई ओनली देख के प्लीज कोई इसको गलत मत करना, ओनली गलत नहीं होता है, हम एक्सट्रीम वर्ड्स पढ़ते हैं लेकिन कई बार पूरा पढ़ना पड़ता है पहले, ठीक है। द टीचर मस्ट अडेप्ट, omit or supplement its content based on learners specific need and context। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है भाई? एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक में अगर टीचर की कोई इमेजिनेशन नहीं हो रही है तो क्या वो बुक सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। आप समझिए आप एक टीचर बन गए, ठीक है, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, जैसे मैं आपको ये क्लास ले रही हूँ, मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि मैं आपको इसको कैसे समझाऊं। मुझे एक बुक दिया गया है, वैसे ही बस मैं आपको समझा सकती हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि हो सकता है उस बुक से अच्छा तरीका मेरे पास हो आपको समझाने का, प्लस हो सकता है बुक में अगर कुछ लिखा है तो वो स्टैंडर्ड चीज है, आपकी नीड्स अलग हो सकता है कि आप अलग तरीके से समझते हो, बुक में तो एक ही तरीका होगा ना। तो ये गलत है, असर्शन गलत है। रीजन, टेक्स्ट बुक ओनली एक टूल होता है और एक गाइड होता है, सही बात है। टीचर को उसके साथ सप्लीमेंट यानी बहुत सारी और पूरक चीजें यूज करनी पड़ती है, जिसी को हम कहते हैं टीएलएम। बच्चों के नीड्स के हिसाब से सोचिए, अगर साइंस का सिर्फ बुक पढ़ाया जाता, आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कराया जाता, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, या फिर कोई मॉडल या चार्ट नहीं बनते, तो क्या आप उतना अच्छा साइंस सीख पाते? इमेजिन करिए अगर सिर्फ बुक होता आपके पास। नहीं, टीचर की जरूरत क्यों है भाई? बुक से तो आप भी पढ़ सकते हैं ताकि वो अपने कुछ तरीके, कुछ नए चीजें आपको ला के उसको समझाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है मैम, टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है, बुक को वो जैसे चाहे यूज कर सकता है और उसमें और चीजें भी ऐड कर सकता है, बुक एक टूल मात्र होता है, ठीक है। तो सही है ऑप्शन ए गलत एंड आर सही, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मैच द डिजिटल टूल्स विद देयर प्राइमरी पेडागोजिकल यूज इन द इंग्लिश क्लासरूम। डिजिटल टूल्स को उनके यूज से हमको मैच करना है, ठीक है। पॉडकास्ट है भाई, ब्लॉग है, वेब क्विज है और डिजिटल कॉर्पस है। चलिए बताएंगे इनको यूज करना है किससे, इनके इनमें क्या होता है पेडागोजिकल, यानी उनको कैसे यूज किया जाता है पढ़ाने में। चलिए करेंगे आंसर सभी लोग। चलिए क्या हो जाएगा? पॉडकास्ट सबसे पहले किस में यूज होता है भाई? पॉडकास्ट क्या हमको बढ़ा कर देते हैं? हमारी लिसनिंग। पॉडकास्ट हमको क्या बढ़ा कर देता है? हमारी लिसनिंग स्किल और हमारी, हाँ सिर्फ लिसनिंग, क्योंकि पॉडकास्ट में हम बोल नहीं सकते, लिख तो बिल्कुल नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते, ऑडियो होता है। तो लिसनिंग यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल्स हमारी वो बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मतलब ज्यादा और कम नहीं है। एक्सटेंसिव मतलब मजे के लिए, प्यार से, खुशी के लिए कोई चीज हो रही है, और इंटेंसिव मतलब जब हम उस चीज की पूरी कह सकते हैं पोस्टमार्टम, हम उसको पूरा समझ रहे हैं, उसको इंटेंसिव कहेंगे, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है भाई? अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको होमवर्क दिया था, व्लॉग और ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या होता है मैम? क्या बताता है हमको? क्या बताता है? इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फॉर्मेट यूजिंग इंटरनेट। तो मैम ये तो नहीं होता, इंक्वायरी कुछ नहीं होती उसमें। एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ स्पेसिफिक वोकेबुलरी, ये भी नहीं होता। क्या होता है? एनकरेजिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ब्लॉग हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ब्लॉग हम क्या करते हैं? लिखते हैं। और ब्लॉग क्या होती है? जो हम वीडियो बनाते हैं, देखा है ना? क्या बोलते हैं उसको, कौन है? ट्रिगर्ड इंसान के व्लॉग्स, है ना, फुकरा इंसान के व्लॉग्स, वो सब क्या है? वीडियो, ठीक है। वेब क्विज क्या होता है? वेब क्विज क्या होता है? इंक्वायरी ओरिएंटेड लेसन फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट लिंक। वेब है मतलब इंटरनेट है भाई, वेब, और क्विस्ट का मतलब होता है खोज, किसी चीज की खोज। तो क्वेस्ट मतलब इंक्वायरी एंड वेब मतलब इंटरनेट। हमने क्या किया? हमको नहीं पता था मैम ये क्या है, हमको नहीं पता, और ऐसे बहुत वर्ड्स आएंगे। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मैंने पढ़ाया नहीं तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं है,
नुकसान आप ही का है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो नहीं बना ना। तो ऐसा हर टाइम होगा, आप कभी हमेशा सबको ब्लेम करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। आपको ब्लेम छोड़ के जो बन रहा है, जो आपसे हो रहा है, उसको करिए। वेब का मतलब इंटरनेट होता है, पता है मैम। क्विस्ट का मतलब खोज होता है, नहीं भी पता तो वेब और इंटरनेट जोड़ दो भाई। ठीक है। डिजिटल कॉर्पस क्या होता है? एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वर्ड यूसेज ऑफ स्पेसिफिक वोकेब्युलरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2413। 2413 कौन सा है मैम? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A PGT teacher wants to develop her students critical reading and media literacy skills. Which TLM would be the most appropriate for this specific objective? चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। A PGT teacher wants to develop her students critical reading and media literacy skills. ठीक है। Which TLM would be the most appropriate for this specific objective? Set of phonic flashcards, two newspaper editorials from different publications covering the same political event, an audio recording of nursery rhyme, a standardized grammar workbook. क्या बोला जा रहा है? क्रिटिकल रीडिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं देखना है। रीडिंग रीड किसको करेंगे इनमें से, बस ये बता दो, आंसर आ गया है। क्रिटिकल रीडिंग बढ़ा रहे हैं। क्या फोनिक फ्लैश कार्ड्स को रीड कर सकते? फ्लैश कार्ड्स रीड नहीं करते। फ्लैश कार्ड्स ताश के पत्तों जैसे होते, बताया, छोटा छोटा, बस आप उसको देख सकते हैं एक बार में। रीड उसमें कुछ करने का होता ही नहीं है, एक एक वर्ड होगा, एक इमेज होगी, एक क्वेश्चन होगा, कुछ भी एक चीज, तो रीड उसमें नहीं हुई। ठीक है। नर्सरी राइम को आप सुन रहे हो, रीड नहीं कर रहे हो। स्टैंडर्डाइज ग्रामर वर्कबुक में, वर्कबुक में हम क्या करते हैं? लिखते हैं। हमने टीएलएम की क्लास में पढ़ा है, हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? रीड तो न्यूज़पेपर को ही करेंगे ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस एक चीज देखा, रीडिंग तो न्यूज़पेपर में टिक कर दिया, बस बाकी ऑप्शन सही नहीं बैठे। ठीक है, बस ये करना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेडेड रीडर्स आर बुक्स दैट हैव, अच्छा, रीडर्स का मतलब कई बार बच्चे नहीं होते, कई बार बुक का नाम ही होता है। जैसे इंग्लिश रीडर एक बुक का नाम है, इंग्लिश रीडर। हम क्या बोलते हैं? रीडर का मतलब पढ़ने वाला, लेकिन इंग्लिश रीडर बुक का नाम है, तो कई बार बुक को ही रीडर कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान दे देंगे, बुक को ही रीडर कहा जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। ग्रेडेड रीडर्स आर बुक्स, ग्रेडेड रीडर्स वे बुक्स हैं दैट हैव देयर syntax and vocabulary carefully controlled to match the proficiency level of the learners. graded readers ऐसे बुक्स होते हैं जिनमें जो सिंटेक्स है, ग्रामर का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, देखिए सब एक दूसरे से लिंक्ड है। सिंटेक्स हमने मैम पढ़ा है फोनिम मॉर्फिम वाले में। ठीक है, तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। एंड वोकेब्युलरी, जो उनकी शब्दकोश है, वो कैसी होती है? केयरफुली डिजाइंड और कंट्रोल्ड होती है। किसके हिसाब से? वो कौन पढ़ रहा है उसके हिसाब से। अगर आप क्लास 2 की इंग्लिश बुक उठाएंगे, पढ़ेंगे किसी स्टोरी को, इजी लगेगी। क्लास 10 की उठाएंगे तो स्टोरी टफ लगेगी। दोनों में स्टोरी है, लेकिन इजी और टफ क्यों है? क्योंकि लेवल के हिसाब से डिसाइडेड है, तो हम इसको ग्रेडेड रीडर कहते हैं। रीजन स्टेटमेंट 2। चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। चलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा हमारा? ऑथेंटिक टेक्स्ट आर रिटन स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ग्रामर टू सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। चलिए बताएंगे ऑथेंटिक टेक्स्ट क्या होता है। ऑथेंटिक टेक्स्ट मैम हमको पता है, कहीं पे भी ऑथेंटिक वर्ड आएगा मतलब ये रियल लाइफ से रिलेटेड चीज है। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेटेड कोई पार्ट है ऑथेंटिक। तो रियल लाइफ का कोई पार्ट तो स्पेसिफिकली या पर्पसफुली डिजाइन नहीं होगा ग्रामर के लिए।
ऑथेंटिक मटेरियल जैसे हॉस्पिटल के बिल्स हो गए, रेलवे स्टेशन टिकट्स हो गए, होटल के मेन्यूज हो गए, इस ये क्यों पढ़ने के लिए डिजाइन थे क्या? तो नहीं थे, तो स्टेटमेंट 2 गलत है ना। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही। ग्रेडेड का मतलब होता है लाइन से पढ़ना, मतलब सीक्वेंस में पढ़ना, छोटे लेवल पे छोटी चीज पढ़ना, बड़े लेवल पे बड़ी चीज, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही, और सेकंड हमारा हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a teacher uses क्वेश्चनियर rods, small wooden rods of different, देखिए फिर डरना नहीं है, नया वर्ड आ गया, मीनिंग भी दिया तो पढ़ लो, ठीक है। When a teacher uses क्वेश्चनियर rods, एक ये क्वेश्चनियर रॉड क्या होता है मैम? अ स्मॉल वुडन, लकड़ी का छोटा सा रॉड होता है, ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड कलर, अलग अलग कलर के छोटे छोटे लकड़ी के रॉड्स होते हैं। अब इनसे क्या करा सकते हैं आपको ऑप्शन देख के जानना है। इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स दे आर मोस्ट लाइकली यूजिंग देम टू टीच, इनको क्या सिखाने के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। पहला, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस रिदम एंड प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एडवांस्ड एसे ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिक पोएट्री। चलिए क्या कराया जा सकता है इनसे, कैसे कराएंगे और क्या कराएंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को तो हम रॉड से नहीं पढ़ा सकते मैम। एडवांस्ड ऐसे कैसे लिखते हैं, ड्राफ्टिंग मतलब लिखना, उसको भी हम इससे नहीं बता सकते। पोएट्री की ट्रांसलेशन भी हम इससे नहीं कर सकते, रॉड थोड़ी ना ऐसे जादू की छड़ी घुमाओ पोएट्री ट्रांसलेट हो गई, ऐसे लिखा गया, ये तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस का रिदम, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, देखिए इसमें स्पेस दिया हुआ है ना। प्लस जब हम रॉड्स को ऐसे रख रहे जैसे बड़ा सेंटेंस, छोटा सेंटेंस, ठीक है, ब्लू कलर को हमने टेंस बता दिया, येलो कलर को हमने पास्ट टेंस बता दिया, तो हम टेंस या फिर कह सकते हैं प्रीपोजिशन, राइम, वर्ड स्ट्रेस, ये सब हम एक बार कोशिश कर सकते हैं इससे पढ़ाने की, ठीक है। तो फिर से हमको पता नहीं था, लेकिन अगर हमने सही लॉजिक लगाया तो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, the teacher is often considered the most crucial and dynamic teaching learning material in the classroom। अब टीचर को ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल कह दिया गया है भाई, चलिए बता देंगे। चलिए, क्या एक टीचर एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है? और रीजन पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए, देन a teacher can adopt their language, use facial expressions, modulate their voice and provide immediate tailored feedback in ways no static book or technology can। टीचर क्या है भाई? देखिए इतनी तारीफ टीचर की कि उन वो फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकती है, ठीक है, अपने वॉइस में उतार चढ़ाव ला सकती है ना, डांटना है तो आवाज तेज और कुछ पढ़ाना है तो मॉडरेट, प्रोवाइड इमीडिएट टेलर्ड फीडबैक, किसी को कोई डाउट है वो तुरंत अपने एक्सपीरियंस से उसको बता सकती है, और कोई भी उसको जैसे वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कोई भी बुक या टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी ह्यूमन फीलिंग्स को नहीं समझती। तो सही बात है कि गलत? चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा भाई। देखिए, टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है मैम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखिए बहुत बड़ा डाउट आ सकता था किसी को भी कि मैम टीचर भी तो एजुकेशन का पार्ट है, तो क्या वो भी टीएलएम है? तो भाई बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग या टीएलएम में, ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल चीजें, क्योंकि एक टीचर एक इंसान है, एक ह्यूमन है, वो ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगी ना, तो हम टीएलएम कैसे कहेंगे उनको? ठीक है, कितनी भी अच्छी वो टीएलएम नहीं है। लेकिन रीजन, अब बोथ आर फॉल्स भी बोल देंगे बहुत लोग। रीजन देखो, अ टीचर कैन अडेप्ट देयर लैंग्वेज, हाँ भाई लैंग्वेज अडेप्ट कर सकती है, थोड़ा बाइलिंगुअल हो सकती है, फेशियल एक्सप्रेशन भी यूज करती है, वॉइस को भी मॉड्यूलेट करती है, इमीडिएट टेलर फीडबैक भी करती है, जो कोई बुक और टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो रीजन बिल्कुल सही है मैम। अब इसको गलत बोला तो इसको भी मत बोल देना, अगर इस स्टेटमेंट में अपने आप में कोई गलती है तो रीजन गलत है, बट यहाँ पे तो रीजन सही है ना। तो आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
चलिए, ये है आपके लैंग्वेज लेबोरेटरी के पार्ट्स। हाँ जी, लैंग्वेज लेबोरेटरी के पार्ट्स, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, लैंग्वेज लेबोरेटरी के पार्ट्स। चलिए, क्या आ जाएंगे? टीचर कंसोल, जहाँ पे टीचर बैठता है। स्टूडेंट बूथ, जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। हेडसेट विथ बूम माइक, मैंने बताया 3 पार्ट्स होते हैं। टीचर कंट्रोल, यहाँ पे हेडसेट या ना, यहाँ पे बच्चा सुनेगा, यहाँ पे टीचर है, और यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? सर्वर यानी मास्टर टेप, सॉरी ये सर्वर मास्टर टेप यहाँ पर होगा टीचर के पास, यहाँ पे बच्चा सुनेगा और यहाँ पे बच्चा बोलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टीचर कंसोल, स्टूडेंट बूथ, हेडसेट विद बूम माइक। चलिए, हेडसेट विद बूम माइक का मतलब क्या है? देखिए, लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं भाई? एक टीचर बैठ रहा है, इसको हम कहेंगे टीचर कंसोल। यहाँ पे स्टूडेंट बैठ रहा है, इसको हम कहेंगे स्टूडेंट कंसोल। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, स्टूडेंट कंसोल। अच्छा, या स्टूडेंट बूथ भी कह सकते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है। फिर टीचर के पास है मास्टर टेप, मतलब टीचर डिसाइड करेगा बच्चे को क्या सुनाना है। टेप में रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, वो बच्चे को डिसाइड करेगा क्या सुनाना है। इनके पास 2 ऑप्शन है, एक हेडसेट है, मतलब वो कान में सुनेंगे, और दूसरा ऑप्शन है इनके पास माइक। तो जो टीचर इनको सुनाएगा वो सुनेंगे, और फिर उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करके टीचर को भेजेंगे। ये होता है पूरा लैंग्वेज लैब का प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या है। टीचर कंसोल क्या करता है? allow acoustic isolation for individual recording listening, enables the instructor to monitor broadcast and communicate with learners। क्या हो जाएगा भाई? टीचर कंसोल क्या करता है? एक इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे टीचर कंसोल है, मॉनिटर कर रहा है ब्रॉडकास्ट, यानी बच्चों को क्या देना है, क्या उन तक पहुंचाना है, वॉइस वो दे रहा है, और कम्युनिकेट कर रहा है लर्नर से। स्टूडेंट बूथ क्या होगा? स्टूडेंट बूथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा चुपचाप बैठ के कान से सुन सकता है, मुंह से बोल सकता है बिना डिस्टर्बेंस के। allows acoustic isolation, अकेलापन, for individual recording and listening। headset with boom mic क्या होगा? enables learner to listen to models and record their own pronunciation। headset and boom mic, सुना और बोला, record their listen to their models and record their own pronunciation। ठीक है, and master tape क्या होगा? stores primary audio lesson, जो सुना हेडसेट से वही मास्टर टेप था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये थर्ड। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, यू आर टीचिंग अ टीजीटी क्लास कंटेनिंग स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स, मतलब एक टीजीटी की क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को जिनमें जो उनकी आंखें हैं वो थोड़ी सी कम काम करती है, यानी उनको विजुअल इम्पेयरमेंट्स है। ठीक है, चलिए, which of the following adaptations to your TLM would be pedagogically sound and inclusive? sound मतलब सही, साउंड का मतलब आवाज नहीं है ना, साउंड का मतलब सही। ठीक है, इनमें से कौन सा टीएलएम आपके लिए सही होगा उनके लिए जो देख नहीं पा रहे थोड़ा? एनलार्जिंग द फॉन्ट ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड स्पीकिंग फास्टर, व्हाइट बोर्ड के फॉन्ट को बढ़ा दिया और जल्दी बोल रहे हैं, भाई दिख ही तो नहीं रहा, बड़ा करो चाहे छोटा करो। ठीक है, रिलाइंग एंटायरली ऑन साइलेंट रीडिंग असाइनमेंट, ज्यादा फोकस करना साइलेंट रीडिंग असाइनमेंट में। कैसे साइलेंटली रीड करेंगे, दिख ही नहीं रहे बेचारों को। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्टाइल मटेरियल्स, ऑडियो बुक्स एंड स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। ये हुई ना बात। टेक्टाइल मटेरियल्स मतलब उभरे हुए चीजें, जैसे ब्रेले होती है। ब्रेले क्या होती है? एक ऐसी कुछ पैड टाइप की होती है, उसमें ऐसे उभरे उभरे बड़े बड़े डॉट्स होते हैं, उनको छू कर वो देखते हैं कि क्या लिखा है। तो टेक्टाइल मटेरियल्स मतलब उभरी हुई कुछ चीज। ठीक है, ऑडियो बुक्स क्योंकि देख नहीं पा रहे, सुन तो पा रहे, एंड स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जिससे वो रीड नहीं कर पाए तो उनका मदद हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक्सटेम्प्टिंग द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लिटरेचर डिस्कशन, उनको बाहर ही कर दो सीधा कि आप मत आओ करके, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चन, अ thesaurus is reference material used primarily to find the etymological history and exact phonetic transcription of a word। क्या हो जाएगा? एक थ्रिसेरस क्या होता है भाई? एक थ्रिसेरस एक डिक्शनरी टाइप की होती है जिसमें एंटीमोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी एक वर्ड कहाँ से आई, कैसे बनी, उसकी हिस्ट्री, और एक वर्ड की एग्जैक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, यानी उसका एग्जैक्ट साउंड, जैसे सी को हम
क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं, तो उसका साउंड यहाँ पर दिया जाएगा हमको, उसको हम थ्रिसेरस कहेंगे, ठीक है। A bilingual dictionary is most effective for advanced PGT learners when they are trying to understand the nonsense connotations of the English synonyms. मतलब एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी जो है एक बहुत अच्छा टूल होगा पीजीटी के बच्चों के लिए, जब वो क्या कर रहे हैं, बहुत कॉनोटेशंस को या इंग्लिश सिनोनिम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम रटते हैं, एक टाइम के बाद उसकी भी एक साइंस होती है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उल्टा दिया गया है। बाइलिंगुअल डिक्शनरी किसके लिए यूजेबल है, जब हम छोटी क्लास में हैं, है ना, लेवल 1 ऑफ इंग्लिश, तब हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी को यूज करेंगे। क्यों बाइलिंगुअल को करेंगे भाई, पीजीटी में जब आप पूरे बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो पीजीटी तक, तो तब तक तो आपको आ जानी चाहिए ना। बाइलिंगुअल नहीं यूज करेंगे, पीजीटी में हम यूज करेंगे थिसारस। थिसारस में क्या होता है भाई, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा डिक्शनरी दो तरह की आती है, एक थिसारस और एक नॉर्मल डिक्शनरी। नॉर्मल डिक्शनरी में वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, एंड थिसारस में उनकी सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीजें होती है। तो उल्टा कर दिया है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन दोनों गलत है, क्योंकि इन दोनों को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। चलिए which of the following is an example of non-projected 3D teaching aid, नॉन प्रोजेक्टेड 3D टीचिंग एड। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए, एन एपिडायस्कोप, अ फ्लैनल ग्राफ, अ हैंड पपेट, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हैंड पपेट क्या होता है, जैसे हम ए फॉर एप्पल ऐसे बना दिए परछाई में, ठीक है, देन हमने ऐसे ऐसे किया, देन हमने लेटर्स को ऐसे अपने हाथ में पपेट शो के टाइप का कुछ चलाया, पढ़ाई से रिलेटेड पपेट्स बनाए। इनमें से कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड 3D है। चलिए, तो एपिडायस्कोप क्या होता है भाई, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्कोप लिखा है मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा छोटा करने का ये रहता है, ठीक है, तो ये तो 3D है। देन फ्लैनल ग्राफ भी 3D है। हैंड पपेट प्रोजेक्टेड नहीं है, सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्टेड नहीं है। प्रोजेक्टेड मतलब आप किसी और जगह पे उसका प्रतिबिंब या उसका कोई चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पीपीटी भी प्रोजेक्टेड होती है, तो हैंड पपेट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द यूज ऑफ मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स लाइक बाइलिंगुअल स्टोरी बुक्स in an English language classroom hinders the acquisition of target language and should be strictly avoided। चलिए क्या बोला जा रहा है, एक लैंग्वेज, एक यू इन मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स, मतलब एक क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल मटेरियल्स जैसे बाइलिंगुअल स्टोरी बुक जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हो, इंग्लिश क्लासरूम में क्या करती है उसको हिंडर यानी क्या करती है, बाधा डालती है जब हम दूसरे लैंग्वेज का एक्विजिशन यानी उसका अर्जन कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल गलत। जब तक आपको लिखा नहीं है कि कोई चीज उसमें क्या निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसको हम हिंड्रेंस या फिर बाधा नहीं मानेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स माना गया है एनईपी 2020 में, हमको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, मल्टीलिंगुअल टीएलएम्स वैलिडेट द लर्नर्स होम लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड एज कॉग्निटिव ब्रिज टू कंप्रेहेंड कॉम्प्लेक्स इंग्लिश कंसेप्ट्स। तो जो मल्टीलिंगुअल या बाइलिंगुअल टीएलएम्स होते हैं वो बच्चे के दो लैंग्वेज में होते हैं, एक होम लैंग्वेज घर की भाषा, ठीक है, और दूसरी उसकी जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश। तो बच्चा अगर इंग्लिश में कोई चीज नहीं समझ पा रहा, उसकी हिंदी मीनिंग उसको पता है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो रीजन बिल्कुल सही है भाई, असर्शन बिल्कुल गलत, ठीक है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, when selecting an English textbook match the criteria। चलिए, क्राइटेरिया को उसके डिस्क्रिप्शन से हमको मैच करना है, क्राइटेरिया को उसके डिस्क्रिप्शन से हमको मैच करना है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेडिंग, स्टैगिंग, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस, जो बन रहा है उसको बताएंगे। सबसे पहले ग्रेडिंग, ग्रेडिंग हमको पता है, अभी देखा सीक्वेंस में जाना, मतलब पहले लेवल 1 सीखा तभी लेवल 2 में जाएंगे, यहाँ से यहाँ नहीं चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया, पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग एंड फॉन्ट साइज,
द ensuring content does not alienate or offend the learner's background, ये क्या हो जाएगा भाई, कल्चरल appropriate, कुछ भी ऑफेंड नहीं हो रहा है या एलियनेट या कुछ गलत नहीं बता रहा है, मतलब लर्नर की जो संस्कृति है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, वो क्या है, कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस, मतलब सांस्कृतिक तौर पर सही है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज मूविंग लॉजिकली फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा भाई, ग्रेडिंग। ठीक है। देन हाउ द मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल यूनिट्स और लेसन, ये क्या हो जाएगा, स्टैगिंग। ठीक है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो फिजिकली मैटर करती है, जैसे पेपर की क्वालिटी कैसी है, बाइंडिंग कैसी है, फॉन्ट साइज कैसा है। अगर आपको एक बुक दे देंगे जिसमें फॉन्ट साइज देखने लायक ही नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ज्यादा टाइम तक, क्योंकि आपकी आंखों को ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। तो ये किस में आएंगी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी बाहरी उनके फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher is using a language game as a TLM where students have cards with sentence halves and must walk around the room to find the person with the matching half. ठीक है। What is the primary linguistic purpose of this TLM? एक लैंग्वेज गेम हो रहा है, मतलब एक ऐसा गेम जिसमें लैंग्वेज लर्निंग कराई जा रही है। तो मान लीजिए उस लैंग्वेज गेम में क्या होता है, एक सेंटेंस लिखा है, उसका आधा पार्ट बच्चे ए के पास है, उसका आधा पार्ट बच्चे बी के पास है। अब ये बच्चा रूम के किसी एक कोने में है और वो बच्चा रूम के किसी दूसरे कोने में है। अब इन दोनों को अपने सेंटेंस को देख के ढूंढना है कि मेरा पार्टनर या मेरा आधा सेंटेंस वाला भाग किसके पास। ठीक है। इसका यूज क्या है, टू टेस्ट रोट मेमोराइजेशन, इससे रोट मेमोराइजेशन टेस्ट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड येट कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस ऑफ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर यानी कोहेजन। टू असेस द स्टूडेंट्स फिजिकल फिटनेस, मतलब बच्चा यहाँ से वहां तक चल पा रहा है तो फिजिकली फिट है कि नहीं, ये कैसी बात हुई। ठीक है। टू टीच द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे हम हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा सकते, यस हम इससे कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। देन हम इससे सिंटैक्टिक, मतलब स्ट्रक्चर भी, हम सिंटैक्स भी हम दिखा सकते हैं कि आपको अच्छा, आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब है तो आधे के पास ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्लैश कार्ड्स आर हाईली इफेक्टिव फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स टू पीजीटी स्टूडेंट्स। क्या बताया मैंने, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, ताश के पत्ते जैसे होते हैं कार्ड्स, जैसे आपने देखा होगा बच्चों के ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे एकदम नर्सरी के बच्चे, उनके लिए बहुत सारे ऑनलाइन कार्ड्स मिलते हैं। एक कार्ड ऐसा बहुत सारा, उसमें फ्लावर्स का फोटो और नाम, फिर एनिमल्स का फोटो और नाम, में से बहुत सारे कार्ड्स मिलते हैं। तो फ्लैश कार्ड्स वैसे होते हैं ना, हाईली इफेक्टिव होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, यानी जो मुश्किल और अमूर्त फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स है उनको बताने के लिए मदद करते हैं पीजीटी में। तो बिल्कुल गलत है भाई। फ्लैश कार्ड छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को एक एक कार्ड में बताने में मदद करते हैं। ठीक है। चलिए स्टेटमेंट 2, फ्लैश कार्ड्स आर हाईली इफेक्टिव फॉर टीचिंग बेसिक वोकेबुलरी एंड साइट वर्ड्स टू पीआरटी स्टूडेंट्स। यस ये बिल्कुल सही है। साइट वर्ड्स से हम बेसिक वोकेबुलरी, जैसे एनिमल्स का नाम हो गया भाई, है ना, 20 कार्ड्स एनिमल के नाम के हैं, हर का फोटो उसका नाम, फोटो उसका नाम, तो ऐसे हम बेसिक वोकेबुलरी, एनिमल नेम, फ्लावर नेम, वेजिटेबल नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, ये सब हम जरूर बता सकते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 एकदम ज्यादा ही गलत है। तो ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन ए जिसमें स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ओनली, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन? एग्जाम्पल, वेन डायग्राम एंड माइंड मैप व्हेन यूज्ड एज अ टीएलएम इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेसन। क्या बोला जा रहा है, माइंड मैप क्या होते हैं, जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है, उसमें आपने वेन डायग्राम बनाया या फिर माइंड मैप बनाया, जैसे स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, फिर उसके कौन कौन कैरेक्टर्स थे, फिर वो किससे क्या रिलेशन में थे, उन्होंने क्या क्या किया, मतलब एक ही आधे पेज में आपने पूरा उसको जमा दिया, वो हो गया माइंड मैप, छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, सबको जोड़ के। क्या यूज है इनका, क्या अच्छा करते हैं ये, टू मेक द क्लासरूम वॉल्स लुक कलरफुल, ताकि क्लासरूम में इनको पेंट कर दो, वॉल अच्छे दिखे।
to help students visually structure and synthesize information and relationship within the text. Yes, ये करते हैं हम, क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं रिलेशंस को और टेक्स्ट को हम एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा. टू टेस्ट स्टूडेंट्स ड्राइंग एबिलिटी. भाई लैंग्वेज की क्लास में ड्राइंग क्यों टेस्ट करेंगे हम किसी की, है ना. टू सर्व एज अ सब्सटीट्यूट टू रीडिंग एंड एक्चुअल टेक्स्ट, मतलब रीडिंग करने के बजाय आप इसी को पढ़ के चले जाओ जो हम पेपर के टाइम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मॉल यानी मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग leverages devices like smartphones to provide micro learning opportunities outside the क्लासरूम. क्या बोला जा रहा है, मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग डिवाइसेस क्या करती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, माइक्रो लर्निंग यानी छोटी छोटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है क्लासरूम के बाहर. ठीक है, चलिए देन स्मार्टफोन्स आर हाईली पोर्टेबल. पोर्टेबल मतलब हर जगह ले जाया जा सकता है. यूबिक्विटस एंड अलाउ एक्सेस टू पॉडकास्ट, लैंग्वेज एप्स एंड डिजिटल डिक्शनरीज एनी टाइम. कभी भी कहीं भी पॉडकास्ट सुन लो, रेडियो सुन लो, कुकू एफएम में कुछ भी सुन लो, लैंग्वेज के एप्स डाउनलोड कर लो, डिजिटल डिक्शनरी मतलब तुरंत गूगल में ट्रांसलेट करा लो, तो ये सब उसमें होता है. इसलिए इसको मॉल कहते हैं, जो कि कभी भी बाहर क्लासरूम के बाहर हम लैंग्वेज सीख सकते हैं. तो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ए और आर करेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसको अपन स्किप कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा डिटेल हो जाएगा. पपेट्स का डेफिनेशन या फिर कह सकते हैं टाइप्स दिया गया है, इतना हमको डीप नहीं जाना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यू ब्रिंग अ शॉर्ट 3 मिनट साइलेंट एनिमेटेड फिल्म इनटू द क्लासरूम. क्या किया आपने, एक 3 मिनट का साइलेंट एनिमेटेड यानी सिर्फ वीडियो है, एनिमेशन बिल्कुल मतलब आवाज बिल्कुल नहीं है. आपने इसको एक बार प्ले किया, पॉज किया एट वेरियस इंटरवल्स एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट और डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स इमोशन. अब चूंकि बोला कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, तो क्या करते हैं, अब 3 मिनट का है, बीच बीच में इसको पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं, और बच्चों से पूछते हैं आप सोचो आगे क्या होगा, और ये भी बताओ कि कैरेक्टर जो भी उसमें चल रहे होंगे उनके इमोशंस क्या होंगे. ठीक है, तो इस टीएलएम से क्या बिल्ड हुआ बच्चों का, पहला फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्किल्स, रोट मेमोरी ऑफ वोकेबुलरी, स्पीकिंग फ्लुएंसी एंड नरेटिव बिल्डिंग, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इन रिटन ट्रांसलेशन. अब क्या क्या नहीं हो सकता, देख के क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो रिटर्न तो कुछ भी नहीं है. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब साउंड का जो उनका ज्ञान है, मतलब किस बात को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक रिलेटेड टू साउंड, वो बढ़ रहा है. तो साउंड तो था भी नहीं मैम उसमें, तो लोग तो गूंगे बह रहे थे. ठीक है, रोट मेमोरी भी नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रही, स्पीकिंग फ्लुएंसी एंड नरेटिव बिल्डिंग. नरेटिव बिल्डिंग मतलब स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग उनकी बढ़ रही है. ठीक है, कि इसके बाद क्या होगा वो इमेजिन करना सीख रहे हैं, प्रेडिक्ट करना सीख रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है, रियल टाइम सिंक्रोनस ऑनलाइन टूल्स लाइक जूम और गूगल मीट अलाउ फॉर इमीडिएट इंटरेक्टिव स्पीकिंग प्रैक्टिस. जो रियल टाइम मतलब होते हैं सेम टाइम पे जो हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पे कन्वर्सेशन करते हैं, लाइक जूम मीटिंग या आपकी गूगल मीट, ये क्या करती है, इमीडिएट इंटरेक्टिव स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी तुरंत इंटरेक्ट करके हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो सही बात है भाई. एक्रोनिमस ऑनलाइन टूल्स, एक्रोनिमस, सिंक्रोनिमस मतलब होता है साथ में, और एक्रोनिमस मतलब होता है अलग अलग. ठीक है, tools like discussion boards or email give learners time to reflect and draft their written responses. अब देखिए, जब हम जूम पे मान लीजिए आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको तुरंत बोलना है, आप मैम रुको मैं थोड़ा लिख लेती हूँ, नहीं बोल सकते, यू हैव टू आंसर एकदम सडनली और तुरंत. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमीडिएट है ना, इंटरेक्टिव है, और सिंक्रोनस है मतलब सेम टाइम पे. लेकिन उसी जगह पे एक्रोनिमस मतलब अलग अलग समय वाला, लाइक डिस्कशन बोर्ड और ईमेल, या कोई टेक्स्ट मैसेज अगर हम आपको करते हैं, कोई क्वेश्चन भेजते हैं, तो आपके पास टाइम है, आप उसको एआई से ढूंढो, खुद उसको लिखो, खुद उसमें करेक्शन करो, तो ये आपकी राइटिंग रिस्पॉन्स को बढ़ाता है. तो बिल्कुल दोनों ही सही है भाई. सिंक्रोनिमस मतलब जो एक साथ हो रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन आ रहा है तुरंत आंसर. एक्रोनिमस मतलब
क्वेश्चन आया उसके थोड़े देर बाद आंसर आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द क्लोज, क्लोज का मतलब क्या होता है, वर्ड्स मिसिंग, व्हेन यूज्ड एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक क्लोज पैसेज है ना, उस वो किन कौन सा ऑप्शन उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पहला, अ पैसेज वेयर एवरी फिफ्थ और सेवेंथ वर्ड इज डिलीटेड एंड स्टूडेंट्स मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कंटेक्चुअल क्लूज, एक पैसेज है जिसमें बीच बीच में हर फिफ्थ और सेवेंथ वर्ड जो है मिसिंग है, नहीं दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ऑप्शंस में बहुत सारा दे दिया, अब इनको यहाँ से भरना है और पैसेज को कंप्लीट करना है। अ रीडिंग पैसेज दैट इज कीप्ट क्लोज एनवेलप अंटिल एग्जाम डे, एक ऐसा पैसेज जिसको एनवेलप में भर के लाया हो ताकि एग्जाम डे के दिन वो खुले। अ टेक्स्ट एंटायरली डिवॉइड ऑफ पंचुएशन, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें कोई पंचुएशन या कोई भी विराम चिन्ह ना हो, ठीक है। अ समरी रिटर्न एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ऐसी समरी जो कि चैप्टर के एंड में उसको शॉर्ट में बताने के लिए लिखी गई हो, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लोज का मतलब होता है भाई मिसिंग वर्ड, कहीं पे भी क्लोज देखेंगे तो हमको समझ आना है मिसिंग वर्ड के बारे में, हमारा जो टाइप है वो है टेक्स्ट भी हो सकता है, पैसेज भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी, कुछ भी, ठीक है, क्लोज टेस्ट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस टीएलएम के। नेक्स्ट क्लास में हमने जो डिसाइड किया है कि हम 2 से 3 लेक्चर्स करेंगे आपके की टर्म्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, है ना, ताकि आपका जो इंग्लिश पेडागोजी रिवाइज भी हो जाए और जो जो चीजें सिलेबस में नहीं है बट पूछी जाती है उनको हम वहां पर ऐड कर लें, ठीक है। चलिए तो एंड करते हैं क्लास को, कोई भी डाउट हो पूरी पेडागोजी में तो आप पूछ लीजिएगा जब हम ये वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इंग्लिश के टर्म्स को हमको बहुत अच्छे से याद करना है, तभी हमसे इंग्लिश बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।